पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति उसने किसी काम को 20 दिनों में करता है। उसी काम को ए और व्यक्ति बी एक साथ मिलकर 15 दिनों में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों के बंटवारे में कितना रुपया आएगा। तो ये जो सवाल है ना, टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको हम RTW मेथड से हल करते हैं। ठीक है, ठीक है। हल की ओर अगर हम चले तो RTW मेथड होता है। इसको मैं अपने क्लास में बड़े डिटेल के साथ चर्चा करूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा ए काम करता है 20 दिन में। सवाल में दिया है ए और बी एक साथ मिलकर काम करता है 15 दिनों में। तो सबसे पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM इसका आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस दिन की संख्या से इसको कार्य को भाग देंगे, है ना, तो हमें एक ही क्षमता निकल के आ जाएगी। तो 60 को हम 20 से भाग देते हैं तो ये जाएगा 3 बार में, और 15 से भाग देंगे 60 को तो ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ये हमको एक ही क्षमता निकल के आ गई, एक ही क्षमता 3। अब बी की क्षमता हमें निकालनी है। ठीक है, बी की क्षमता हमें निकालनी है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे, अब यहाँ ए और बी की क्षमता 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें अकेले ए की क्षमता 3 है। इसका अर्थात क्या है कि बी की क्षमता 1 होगी, तभी तो 3 और 1 मिलके 4 बनेगा ना। 4 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, तो बी की क्षमता यहाँ पे हो जाएगी 1। अब इसी क्षमता के हिसाब से ना ए और बी का जो क्षमता का अनुपात है ना, 3 सॉरी 1, इसी के हिसाब से हम जो 400 रुपये इनको मिला है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए के हिस्से में कितने आएगा, तो 400 रुपये इनको मिला है और दोनों की क्षमता का अनुपात है 4। ठीक है, और अकेला 3 का क्षमता सॉरी ए का क्षमता 3 है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 को जब 4 से भाग देंगे तो 100 आएगा, और 3 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 300 रुपया। ठीक है, तो ए को मिलेगा 300 रुपया। अब बी की बात करें तो 400 रुपये को फिर से हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, और ए की क्षमता 1 है तो 100 गुना 1 बराबर निकल जाएगा 100। यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि √6.4009 का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे कि इसका वर्गमूल करते अगर हम बैठे रहेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएंगे। तो हम इसको ऑप्शन से देख के हल करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 के आसपास चला गया। फिर 0.50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंचे 25, अर्थात 4 और 2 6 के आसपास ये जा रहा है। तो ये ऑप्शन ए हो सकता है, बट अभी हमें कंफर्म नहीं है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की और देखें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात 6 के आसपास तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर सी ऑप्शन की ओर चलेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 के आसपास आ रहा है, अर्थात क्या है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन में कोई नहीं भी दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसको कंफर्म कर लेना है हमको। ठीक है, ये कंफर्म कैसे होगा, तो आप सीधा गुना करके देख लीजिए। 253 इंटू 253, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। 3 तिया 9, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 5 से गुना 5 तिया 15 हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 26 का 6 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, फिर 2 से हम इसको गुना कर दिए तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, हम सभी को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 5 5 10 का 0 हासिल 1, और 7 1 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 और 6 20, 20 का 0 लिखेंगे। फिर इधर हासिल 2 आ जाएगा, 2 और 2 होता है 4, 5 और 1 होता है 6। यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा होगा, 1 और 2। ठीक है, अर्थात यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर कंफर्म हो गया कि
√6.4009 के बराबर होगा 2.53। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूला में मान रखेंगे, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है ना, तो लंबाई हमारे पास दिया हो 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। जब गुना हमको करना होगा ना, तो हम सबसे पहले तो 12 अट्ठे यहाँ पे हो जाएगा 96, तो 14 को एज इट इज लिखते हैं 96। ठीक है, 14 छः का होता है 84, 84 का लिखेंगे 4, हासिल यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना। 14 यहाँ होता है 126, है ना। 126 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 134 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमको दिया हुआ है 18 का अनुपात 13.5, इसको हम 18/13.5 लिख सकते हैं। ठीक है, समानुपात की जगह मैंने बराबर लिखा, और 16 अनुपात को नीचे में मैंने x लिखा। इसको बड़ा हल कर देना है तो x इधर चला जाएगा, और इधर 16 गुनी 13.5 होगा, और बटे में हो जाएगा 18। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 अट्ठे 16 होता है, और 2 ये 18 होता है। ठीक है, 8 गुना 13.5 बटा 9। अगर 9 से मैं इसको भाग दूँ तो क्या आ जाएगा, 8 को मैं जैसे का तैसा लिखा, 9 एक कम 9 होता है। ठीक है, बचा कितना, 13 में 4 और 45, 9 पंचे 45। ठीक है, और चूँकि यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो एक समय के लिए आप एक क्या करेंगे, 18 गुना 15 बटा 10 कर लीजिए दशमलव की जगह। अगर फिर हम इसको गुना करेंगे तो 15 अट्ठे होता है 120, 10 की जगह मैंने लिखा, यहाँ पे काट दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 12, यही आपका उत्तर है। अगला सवाल दिया हुआ है 2 से 3/4 को जब हम भाग दें 1 से 1/8 से तो उसका मान क्या आता है। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। इसको हम सबसे पहले सरल कर लेते हैं। तो सरल कैसे करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। ठीक है, हर से पूर्ण संख्या को गुना क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 11/4 मैं लिख सकता हूँ। भाग के चिन्ह को मैंने भाग जैसे का तैसा लिख दिया, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, और हर की जगह में 8 का 8। ठीक है, फिर क्या होगा 4/8, और भाग देने का तरीका क्या होता है, वो गुना में बदल जाता है, और हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। इसको काट लीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 2 दूनी 4, वो एक बारी में कट जाता है, बट तो चलिए, तो ठीक है, ये होगा 11 दूनी 22 और बटा 9। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, बेलन का आयतन पूछा गया था। तो सिंपल आपको सूत्र ही पूछ दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसी भी त्रिविमीय आकृति वाली जो वस्तु है ना, उसके अंदर जितनी मात्रा में द्रव या किसी भी प्रकार की वस्तु आ सकती है ना, उसकी मात्रा को हम आयतन कहते हैं। इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आप सबसे पहले निकालेंगे इसके बेस का क्षेत्रफल। तो बेस का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो πr² हो जाता है। ठीक है, इस πr² को जब हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो बेलन का आयतन निकल के आ जाता है। तो ऊंचाई देखिए h है, h दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता πr²h। यही है
बेलन के आयतन का। अगला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। उसमें एक संख्या दिया हुआ है 60 और दूसरी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक को हम लिखते हैं LCM और महत्तम समापवर्तक को लिखते हैं HCF। तो देखेंगे एक सूत्र होता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को गुना करेंगे ना तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। देखिए इस सवाल में हमको LCM भी दिया हुआ है, LCM हमारा दिया हुआ है 300 और HCF दिया हुआ है 15। ठीक है, पहली संख्या दी हुई है 60 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो हम इसको लिख लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, 15 यहाँ पे 0 से 0 कटा। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30 और गुना 15 है, तो x का मान आ जाएगा 15 × 5 अर्थात 75। यही आपका उत्तर होगा, अर्थात यही दूसरी संख्या होगी 75। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में पूछा गया है 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए फ्रैक्शन जो दिया हुआ है अर्थात भिन्न दिया हुआ है उसको हम 100 से सिंपल गुना कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सरल कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 25 चौक 100, 4 बार में गया, 4 25 हम 100 और 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 25 का 3 से गुना करेंगे तो 25 या 75 आ जाता है भागित 4। ठीक, फिर इसको आप डिवाइड करिए, 4 एकम 4। ठीक है, बचा 3 और 5 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, तो बचा 3/4। यही आपका उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दशमलव में दिया रहेगा, तो दशमलव में दिया रहेगा तो क्या करना है, 18 को जैसे कहता है ऐसा लिख देना है, फिर दशमलव लगा देना है और 4 से भाग दीजिए 3 को, तो सबसे पहले शून्य बार में जाएगा तो शून्य को हम नहीं लिखते और दशमलव लगाया तो वो 30 बन गया। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 में फिर शून्य लगाएंगे तो 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20। तो पेपर में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ था तो इसे आपको आंसर चुनना था। अगर कहीं पे अगर पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ है और भिन्न में आंसर दिया रहेगा तो आपको इस रूप में उत्तर को टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज 4.5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपया प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस सवाल में 450 रुपया दिया हुआ है, अर्थात यह राशि होगी आपका मूलधन होगा। ठीक है, साधारण ब्याज भी आपको दिया हुआ है, ब्याज का दर 4.5% है। ठीक है, समय आपको नहीं दिया गया है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 81 रुपये प्राप्त होगा, तो जब ब्याज लगाया जाता है ना तो अंत में जो राशि प्राप्त होती है उसे ब्याज कहते हैं। तो ब्याज हमारे पास दिया हुआ था ब्याज रुपए में, मैंने यहाँ पे ब्याज दर लिखा है 81। तो आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर ब्याज। ब्याज को मैं SI भी लिख सकता हूँ और हमारे पास SI दिया हुआ है 81 रुपया। आपको कुछ नहीं करना था, इनका मान रखना था। मान अगर हम रखें 450 रुपया गुणित दर 4.5 और समय हमको पूछा था, समय को मैंने T लिखा और चूँकि दर जो है प्रतिशत में रहता है इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लगा दिया। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, आप इसे हल करना था। मैंने इससे इसको काटा। ठीक है, यहाँ पे 81 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे क्या करते हैं कि यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, जो तो पॉइंट हटाएंगे ना तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 45 × 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे का सवाल मैं इधर हल करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर पक्षांतर करूँगा तो क्या आ जाएगा, T इधर बच जाएगा
इधर आएगा 81 गुना ये 100 हो जाएगा, ये 10 बचा था और चूँकि मैंने पॉइंट हटाया तो मैंने नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। फिर बटे में क्या बचा 45 गुणित 45, ठीक है। इसको आप काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 9 से काटूँ तो 9 पंचे 45 होता है और 9 9 81 होता है। फिर से मैं 9 से काटूँ तो 9 एकम 9 होता है और 9 पंचे 45 होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बता 5 × 5 अर्थात 25, ठीक है। 25 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 × 100 4 बार में चले जाता है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। 4 वर्ष में 450 रुपया 81 रुपया हो जाएगा 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। ये सवाल बहुत लोगों ने गलत किया क्योंकि ये थोड़ा गणित से हट गया था, है कॉमन सेंस का सवाल था, लेकिन लोगों ने इनको बहुत ही टफ समझ के गलत कर दिया, ठीक है। इसमें पूछा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है 20 मिनट समय दिया हुआ है, ठीक है। 20 मिनट में ये टाइप करते हैं 960 शब्द, ठीक है। आपसे पूछा गया था प्रति घंटे, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है। आप कुछ मत करिए, आप इसको घंटे में बदल दीजिए, ठीक है। एक घंटे में तो 60 मिनट, तो 20 मिनट को अगर मुझे घंटे में चेंज करना, मैं 3 से गुना करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 मिनट। अगर मैंने इधर 3 से गुना किया है तो मैं जो शब्द की गति है उसको भी मैं 3 से गुना करूँगा, तो इधर आ जाएगा समय 60 मिनट, ठीक है। और यहाँ शब्द टाइप करने की शब्द संख्या जो आ जाएगी 3 0 0, 3 6 18 का 8, हासिल 1, 3 9 27 और 1 28, 2880 शब्द टाइप करता है, ठीक है। मैंने ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये सब सवाल बड़ा ही ईजी तरीके का था जिसको आप आसानी से हल कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है जिसका मूल्य 110 रुपये है, 110 रुपये अर्थात क्रय मूल्य 110 रुपया है, 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है जिसे मैं CP लिख देता हूँ, CP दिया है 110 रुपया, ठीक है। हानि दिया हुआ है 10%, यहाँ पे मैंने प्रतिशत डालना भूल गया, तो 10% हानि पर बेचता है, अर्थात कितने पे बेचता है, हानि पे 10% हानि से आगे बेचता है, मतलब 90% पे वो बेचता है। किसको बेचता है, तो इस 110 रुपये को बेचता है ना, मतलब 110 रुपये वाला जो सामान है ना कुर्सी, उसको बेचता है। तो 110 रुपये को 90% पे बेचता है, तो जब प्रतिशत हम हटाएंगे ना तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ही 0 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1199 रुपया, ठीक है। यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है और सवाल लिखते सवाल मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सवाल था 6 cm, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे सवाल था कि 6 cm लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 cm गुना 5 cm लंबाई और चौड़ाई का एक आयताकार कागज़ है, ठीक है। एक कागज़ का डायमेंशन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। उसमें ना 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आकार का एक टुकड़ा काटना है, अर्थात 3 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई होनी चाहिए और जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, ये इस भाग को काटना है। तो फिर बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए हम अगर पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ से, ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और इसको माइनस करें तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई तो दिए हुआ है 6 और चौड़ाई दिए हुआ 5, अर्थात उस कागज का टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और जिस लंबाई के और चौड़ाई के कागज़ का टुकड़ा काटना है ना, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल यहाँ से देख लीजिए 3 लंबाई दिया हुआ है और 2 चौड़ाई, अर्थात
6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो टोटल क्षेत्रफल 30, उसमें से आप माइनस करने के 6, तो बचेगा क्या? 24। ठीक है, 24 cm स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी इसको बोलते हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि 3, 8, 9 और x 4 संख्या दिया हुआ है। इस चारों संख्या का औसत 6 है, उसमें तो x का मान निकालना है। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 3 + 8 + 9 + x संख्याओं का योग। और कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4 संख्या है। ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ है? 6, इसका औसत दिया हुआ है। यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 + x। इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 × 4 बराबर ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x को इधर रखूँ मैं और इधर पक्षांतर कर दूँ 20 को, तो -20 हो जाएगा। इस प्रकार x = 4 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है।